एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की जुबानी, इस क्रम में पिछली बार 9वें भाग में मैंने अपनी अकेली पहली ट्रेन यात्रा का वर्णन शुरू किया था। मेरी बहन जो मिर्ज़ापुर में रहती थी, उनको वहाँ से पटना लेकर के आना था किसी पारिवारिक फंक्शन के लिए, और वो दायित्व मुझे सौंपा गया था। 1965 का वर्ष था वो, 13 वर्ष की मेरी आयु थी। और पटना से मिर्ज़ापुर जाना अकेले ट्रेन से, ये एक बहुत एडवेंचरस जॉब था, एक बहुत मज़ेदार अनुभव इसके अंदर मेरे को आने वाला था। तो रात को 8:30 के आसपास कभी तूफ़ान एक्सप्रेस का टाइम हुआ करता था पटना से चलने का, और मिर्ज़ापुर पहुंचने का समय रात को 2 बजे। और इसीलिए बार बार मुझे ये बताया गया था कि सोना नहीं रात में, और अगर सो गए और ट्रेन मिर्ज़ापुर से आगे निकल गई तो फिर ज़्यादा मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि फिर कहीं उतरोगे, वहाँ से वापस आना पड़ेगा, कौन सी ट्रेन होगी, क्या होगी, कोई होगा नहीं साथ में वहाँ पर बताने के लिए, तो सोना नहीं। तो दृढ़ निश्चय करके मैं उसमें बैठा ट्रेन के अंदर, खिड़की की सीट, आसपास कोई भीड़ अधिक नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे सामने की बर्थ पे, बगल में अपनी बर्थ पे, और खाना पीना लोगों ने किया। और उसके बाद एक 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक सब लोगों ने और ऊँघना शुरू किया। सब बैठे बैठे मेरे सामने में जो 3-4 लोग बैठे थे, मेरी बर्थ पे जो 3-4 लोग बैठे थे, तो सब लोग धीरे धीरे करके झूमने लगे, और कोई किसी के ऊपर गिर रहा है थोड़ा सा, कोई कुछ हो रहा है, वो सब दृश्य देखते हुए ट्रेन चलती रही, और वो ज़्यादातर यही दृश्य देखने को मिला। और फिर खिड़की के अंदर से, रात का समय था, बहुत ज़्यादा दिखता नहीं था, लेकिन जब कोई स्टेशन आता था या कोई बस्ती आती थी तो उस समय थोड़ी रोशनी, कुछ कुछ दिखते थे। तो थोड़े बहुत जो पत्थर होते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो पत्थर तेज़ी से पीछे की ओर भागते हुए दिखाई पड़ते थे उस रात में। तो ऐसा चलता रहा, तरह तरह का अपना ख्याल बुनता रहा दिमाग के अंदर में, कुछ सोचता, कुछ चलता। अकेले किसी से बात करने का भी नहीं था, क्योंकि शुरू में तो जब ट्रेन चली थी उस समय तो सबने मुझसे बात की, क्योंकि एक अकेला छोटा बच्चा दिख रहा था। तो कहाँ हो, क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, वगैरह वगैरह, कहाँ जा रहे हो, ये सब बातें चली। लेकिन धीरे धीरे करके जब सब अपनी निद्रावस्था में जाने लगे तो उसके बाद से वो बातें भी बंद हो गई, और फिर अकेले बैठे कुछ दिमाग में सोचते हुए, और समय गुजरता रहा। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कब आँख लगी कि नहीं लगी, कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, लेकिन अचानक खिड़की में से सब कुछ दिखाई देने लगा। वो मकान, पेड़ और सब कुछ, मैदान, उसके अंदर में कहीं कहीं पर कुछ खेती वेती होती होगी और कुछ होता होगा। तो सब कुछ जो कुछ उधर से गुजर रहा था ट्रेन में खिड़की के सामने से, वो सब बड़ा साफ सब कुछ दिखाई लेने लगा। और मैं तो अचंभित हो गया कि ये क्या हुआ, ये सब क्यों दिख रहा है, ये दिन कैसे हो गया, उजाला कैसे हो गया। मैंने तो सोया नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नींद नहीं ली है, हमेशा मैं जगा ही रहा हूँ। फिर ये कैसे मिर्ज़ापुर निकल गया और मुझे पता नहीं चला, और उजाला कैसे हो गया, सब कुछ दिख रहा है। और इधर देखूं तो ट्रेन के अंदर में आमने सामने में जो लोग हैं, वो लोग भी सब सो रहे हैं, अभी भी ऊँघ रहे हैं। तो किसी से कुछ पूछने का भी नहीं बन रहा है कि किसी से पूछूं कि भाई क्या, कितना बजा है या क्या है। अपने पास तो घड़ी होने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता था। एक किसी बगल को तो वाले को थोड़ा सा हिलाया भी पूछने के लिए, लेकिन वो बंदा हिला नहीं ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मैंने प्रयास नहीं किया सोते हुए को जगाने का। तो ये बड़ी एक विचित्र स्थिति हो गई कि ये क्या हो गया। मैं तो इतना कॉन्शियस रहा, मैं तो इतना सतर्क रहा कि स्टेशन वाला निकलना नहीं चाहिए, और ये कैसे हो गया, ये सब उजाला कैसे हो गया ये। तभी खिड़की में से दिखाई पड़ा आसमान की तरफ, जब उठाया सिर
तो देखा कि चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर चमक रहे हैं और चांदनी की वो रोशनी है, वो सूरज की रोशनी नहीं है तो सूरज की रोशनी लेकिन चांद से होकर के आई है और उसके कारण से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तब समझ में आया कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की है। तो ऐसा ही चलते चलते कोई स्टेशन जो भी आता था गुजरता था तो उसका पट्टी देखने की कोशिश किए, क्या कौन सा स्टेशन है, क्योंकि यही पता नहीं था कि क्या 1 बजे हैं कि 12 बजे हैं कि 1:30 बजे हैं कि मुझे आधे घंटे और रुकना है कि 2 घंटे और रुकना है, ये भी पता नहीं था। तो हर स्टेशन पर ये आभास होता था कि कहीं ये मिर्ज़ापुर तो नहीं है। तो कई सारे स्टेशन पर गाड़ियाँ नहीं रुकती थीं, उनके प्लेट को भी पढ़ने की कोशिश, और जहाँ रुकती थी वहाँ तो पढ़ने की कोशिश होती ही थी। रात में बहुत बार नहीं भी पढ़ा जाता था, कोई छोटे स्टेशन होते थे वहाँ बत्तियाँ कम होती थी तो नहीं भी पढ़ा जाता था। मुझे पता नहीं था कि मिर्ज़ापुर के स्टेशन कितना बड़ा होगा और रोशनी होगी नहीं होगी। तो हर जगह जहाँ भी ट्रेन रुकती थी, अगर सामने में कुछ वो ऐसा नहीं गुजरा जिस समय वो प्लेटफार्म के ऊपर लिखा हुआ बड़ा पट्टा आता है, उस समय अगर पढ़ा गया तो पढ़ा गया, लेकिन वहाँ अगर रोशनी नहीं है और ट्रेन की स्पीड अगर वहाँ पर बहुत कम नहीं हुई है तो कई बार वो निकल भी जाया करता था। तो फिर कहीं ये मिर्ज़ापुर तो नहीं, इसकी भी बड़ी आशंका बनी रहती थी। तो ऐसा करते कराते आखिर वो मिर्ज़ापुर आ ही गए। और जब देखा मैंने मिर्ज़ापुर लिखा हुआ तो बिल्कुल अपना जो एक छोटा सा झोला था हाथ में उसको उठाया, और जूते तो खोले थे ही नहीं पूरी यात्रा के अंदर में। तो आपको पता है कि जूते मैंने क्यों नहीं खोले थे, मैं क्यों पहन के ही बैठा रहा पूरे टाइम, क्योंकि उसी जूते के अंदर अपनी तमाम जो पूंजी लेकर के चला था मैं, 15 रुपये वो लिफाफे के अंदर में पैरों के नीचे थी। तो वहाँ से ट्रेन रुकने पर, मिर्ज़ापुर के स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर मैं वहाँ से उतरा, और उतर करके बाहर इधर बाईं तरफ जाऊँ या दाहिनी तरफ जाऊँ, तो फिर एक फॉलो द क्राउड ये सिद्धांत का पालन किया। वहाँ पर और जो कुछ लोग उतरे थे 10-15, ज़्यादा तो उतरे नहीं थे, लेकिन वो सब लोग जिधर को मुड़ गए उसी तरफ मैं भी मुड़ गया और स्टेशन के बाहर निकल करके आया। तो सब रिक्शे वाले बहुत सारे वहाँ पे होते हैं, हालांकि रात के 2 बजे बहुत ज़्यादा यात्री नहीं होते हैं तो बहुत सारे रिक्शे वाले भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थे। तो जो यात्री लोग उतरे थे वो अपना अपना रिक्शा लेकर के और चले, और मैं वहाँ पे फिर अकेला ही करीब बच गया, क्योंकि रिक्शे वाले भी सोचते थे कि मैं किसी के साथ होऊंगा। तो जब तमाम यात्री चले गए और मैं अकेला ही वहाँ रिक्शों के बीच में, जहाँ रिक्शे खड़े थे उसके बीच में रह गया, तो फिर पूछा किसी रिक्शे वाले से कि बुंदेलखंडी चौक, संभवतः यही नाम था, बुंदेलखंडी चौक चलोगे? तो उसने थोड़ा सा आश्चर्य से देखा और कहा कि अकेले हो? तो हमने कहा हाँ अकेला हूँ, एक सवारी। तो फिर उसने कहा कि हाँ चलूँगा। तो फिर पैसे तय किए गए कि कितने पैसे लगेंगे, मुझे याद नहीं कि कितने पैसे में वो सौदा तय हुआ, लेकिन मैं उस रिक्शे पर बैठ गया। तो रिक्शे वाले ने पूरे रास्ते भर कुछ मुझसे बातें करता रहा, क्योंकि सबको बड़ी उत्सुकता थी कि ये बच्चा क्या कर रहा है अकेला यहाँ एक अलग शहर के अंदर में, रात के 2 बजे उतरा है। तो उसकी बातों का भी उत्तर देता हुआ और वो पहुँच गया जहाँ पर मैंने बताया था उसको, चौराहा चौक। अब वहाँ से कई सारी गलियाँ थीं और मुझे बताया तो दिया गया था कि पहले ऐसे जाना, तो फिर दाहिने घूमना, तो बाएं घूमना, लेकिन वो इतनी गलियाँ थीं और पत्थर के मकान बहुत सारे, और कुछ पता नहीं चल रहा था कि किधर जाना क्या करना। तो मैंने रिक्शे वाले को तो वहीं छोड़ दिया, मैंने कहा आप जाओ मैं देखूँगा। और रिक्शे वाला जो है वो अपने पैसे लेकर के चला गया, और फिर मैं उन सुनसान गलियों में रात के 3 बजे के करीबन इधर उधर भटकता रहा। कुछ भी पता नहीं चला, जो भी मुझे इंस्ट्रक्शंस बताए गए होंगे, दिशा निर्देश दिए गए होंगे कि कहाँ से क्या लैंडमार्क्स कुछ शायद बताए गए होंगे, लेकिन उन गलियों के बीच में कैसे लैंडमार्क्स। तो फिर एक गर्मी का समय था वो, तो बाहर, घर के बाहर खटिया डाल करके कई सारे लोग सोए हुए थे घरों के आगे।
तो उसी में किसी ने कहीं पर किसी को खांसते हुए या किसी को उठते हुए मैंने देखा। तो उनसे जा कर के और नाम लेकर के पूछा कि गौरी शंकर सिरसीवाल जी का घर का किस तरफ है और मुझे वहाँ पहुँचना है। तो वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अच्छी उनकी उनकी रेस्पेक्ट थी, तो लोग जानते थे उनको, वकील थे पेशे से। तो मुझे फिर बताया कि ऐसे चले जाओ, ये गली ख़त्म होगी तो ऐसे मुड़ जाना वगैरह वगैरह। तो उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मैं चला और एक दो जगह मुड़ना था वो मुड़ा, और उसके बाद मुझे दिख गया, जैसे घर का वर्णन बताया गया था कि ऐसा घर होगा और ऐसा छज्जा होगा और ये होगा वो होगा, वो दिख गया मुझे। और फिर बाहर में एक कॉल बेल लगी थी, उस कॉल बेल को मैंने दबाया। तो मेरी बहन तो इंतज़ार कर ही रही थी, उसको तो पता ही था कि मैं आने वाला हूँ। स्टेशन लेने के लिए कोई नहीं गया था, वो अलग बात है, लेकिन मैं आने वाला हूँ और समय हो गया है। तो जैसे ही कॉल बेल बजी वो झट से छज्जे पर आई और छज्जे पर से उसने मेरे को देखा और फिर दौड़ करके नीचे आ करके और उसने दरवाज़ा खोला और मेरे को अंदर लिया। तो इस प्रकार से मैं सही सलामत वहाँ पर पहुँचा। एक दिन वहाँ पे मैं रहा। जिस रात तूफ़ान एक्सप्रेस से मैं आया था, उसी वापसी तूफ़ान एक्सप्रेस से अपनी बहन जी को लेकर के और फिर पटना में पहुंचा। और पटना में आने के बाद भैया ने यही कहा कि कौन किसको लाया है, हरीश ज्ञानो को लाया है या ज्ञानो हरीश को लाई है। तो इस प्रकार की चर्चा, कुतूहल भरी बातें हुई और सब कुछ बढ़िया। आगे जो फंक्शन जिसके लिए मैं गया था उनको लेकर के आने के लिए वो फंक्शन आगे हुआ। तो इस प्रकार की कई सारी घटनाएं परिवार के अंदर बड़ी रोचक होती रहीं जब कभी। तो ये जो खुद से काम करने का, विपरीत परिस्थितियों में रहने का, नई परिस्थितियों में रहने का, नई चुनौतियां स्वीकार करने का जो शुरू से संस्कार बना, उसका अवसर मिला, मुझे अवसर मिला। बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में मैं कभी भी नहीं रहा, उसके कारण से। और बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारा आत्मविश्वास ये निकल कर के आया। और आत्मविश्वास पर एक और घटना छोटी सी याद आ रही है। एक बार मैं धोबी जी के यहाँ और कपड़े लेने के लिए गया था, वहीं पर चाईटोला में ही। वो मैंने पुरानी कहानी एक बताई थी जिसमें वो खजांची रोड में मेरा धोबी हुआ करता था, वहाँ से मैं कपड़े लेकर के और चाईटोला आया था। वो नहीं, वो तो हो गया, वो छूट गया। और अपने चाईटोला के पास में ही महेंद्रू मोहल्ला के अंदर में अशोक राजपथ पर एक धोबी जी की दुकान थी, जिसमें कि वो कपड़े धोते थे, प्रेस करते थे। तो अपने मैले कपड़े ले जाना, वहाँ पे उनको देना, वो एक रसीद बना करके दिया करते थे। और फिर उतनी तारीख को जा कर के वो वापस लाना, या प्रेस के कपड़े अगर हैं तो वो ले करके आना, ये काम मेरा हुआ करता था। तो ये 1962 ईस्वी की बात है। उस साल पटना के अंदर में बहुत ठंड पड़ी थी। लोग कहते हैं कि बहुत भयंकर शीतलहरी चली थी और बहुत भयंकर ठंड पड़ी थी। और उस समय में रात के समय करीब 9, साढ़े 9 बजे, 9 बजे, साढ़े 8, 9 बजे मैं धोबी जी के यहाँ गया था कपड़े लेने के लिए। और एक हाफ शर्ट पहनी हुई थी और एक हाफ पैंट पहनी हुई थी। और मैं वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर तमाम 6-7 जो उनके दुकान के अंदर में लोग थे, उनके एम्प्लॉइज़ होंगे या फिर जानने पहचानने वाले होंगे, वो सब उनकी जो भट्टी थी जिस पर वो लोहे का प्रेस रख करके गरम करके और फिर प्रेस किया करते थे, उस भट्टी के चारों बगल लोग बैठे हुए थे और आग का सेवन कर रहे थे। और बहुत ज़बरदस्त ठिठुरन और बहुत ज़बरदस्त ठंडा था। और फिर जब मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने उनसे रसीद दिखा कर कहा कि कपड़े चाहिए, तो कपड़े तो वो तो अपनी जगह पर थे, लेकिन सबने आश्चर्य से मुझे पूछा। किसी एक उसमें एक वृद्ध से सज्जन थे, उन्होंने मुझसे पूछा, अरे तुम ऐसे चले आ रहे हो बिना स्वेटर वगैरह पहने हुए, ठंड नहीं लग रही है तुमको? और उस समय में 10 साल की मेरी उम्र थी, 1962 की ये बात है। और मैंने बड़े संजीदगी के साथ एक उपदेश दिया वहाँ पर
कि ठंड तो मन से लगती है, तन से नहीं लगती है। अगर मन पक्का हो तो कितनी भी बाहर ठंड हो, अपने को ठंड नहीं लग सकती है। तो ऐसा उत्तर सुन करके और थोड़ा सा उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे वाह, कितना सुंदर उत्तर है। और उस व्यक्ति के वो शब्द मुझे याद हैं। उस व्यक्ति ने उस समय में मेरे बारे में कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर के ज़रूर कुछ बड़े काम करेगा। तो शायद वो प्रेरणा भी, उनके शब्दों की प्रेरणा बहुत समय तक मेरे कानों में गूंजती रही थी। और उनके इस विश्वास पर मुझे खरा उतरना चाहिए, ये चिंतन भी रहा था। तो शायद उनका आशीर्वाद, शायद उनकी बात रही कि थोड़ा बहुत काम में कर पाया अपने जीवन के अंदर में। तो ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। हम लोग कढ़ी बनाने के लिए दही नहीं खरीदते थे, तो जो लोग होते थे हलवाई, जो दही जमा करके बेचते थे, तो एक मिट्टी के बर्तन के अंदर में, चौड़े बड़े बर्तन के अंदर वो लोग दही जमा करके और फिर एक बड़ी चम्मच से उसको काट काट करके सुंदर सुंदर उसका बेचा करते थे। और जहाँ से वो सुंदर सुंदर निकालते थे दही को, तो उसके बगल में जो खाली जगह होती थी उसमें फिर वो एक पानी पानी जैसा जमा हो जाता था। और जब कभी कढ़ी बननी होती थी तो मुझे कहा जाता था, मैं अपना घर से लोटा लेकर के और उन 2-3 दुकानों पर जाया करता था और उनसे कहता था कि दही का पानी अगर आपके पास है तो दे दीजिए। तो उस पानी का तो उपयोग उन लोगों को कोई ख़ास होता नहीं, तो वो लोग जो भी पानी होता था थोड़ा वो मेरे लोटे के अंदर में डाल दिया करते थे। और मैं हमेशा, मुझे 1 आने या 2 आने दे करके भेजा जाता था ऑफ़र करने के लिए, लेकिन शायद ही कभी किसी ने लिया हो, क्योंकि वो दही का पानी जो है उनके लिए भी बहुत उपयोग की चीज़ नहीं थी। तो अगर मैं मांग रहा हूँ तो वो मुझे बहुत आसानी से मिल जाता था। तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की जो जिम्मेदारियाँ कहें या अवसर कहें, हम लोग बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये सब गुण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और खुले आसमान के अंदर अगर कुछ खुद से करना ज़रूरी हो जाए तो फिर हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे स्किल्स डेवलप करते हैं। तो ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें हमने वहाँ पर पटना में, चाईटोला में की। तो 1960 से 1965 के बीच की ये सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी मैं और कहूँगा अगली बार, और उसके बाद फिर वापस मैं स्कूल में आऊँगा और स्कूल के अंदर में पढ़ाई से संबंधित जो मेरी प्रगति रही है उसकी चर्चा फिर मैं करूँगा।